हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। और आज की वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके सिविक से रिलेटेड। हमने जो है अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में, पब्लिक ओपिनियन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज के बारे में, इलेक्शन सिस्टम के बारे में, एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, जो है नॉमिनेशन, ये सारी चीजें जो है आपके सिलेबस से रिलेटेड वो सारी कवर कर ली है। ठीक है, तो 95% आपका सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनसे जुड़ना जो है वो ना भूलिए। ठीक है, तो जरूर जुड़िए उन पे। अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक का क्रक्स। ठीक है, हम जिस्ट समझेंगे, बिल्कुल जो है टॉपिक का निचोड़ देखेंगे कि हमने जो है इसमें पढ़ना क्या, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये जो पहली स्लाइड है इसी से आपके बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। हमारे आर्टिकल जो 52 है, अगर हम अपना आइन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसमें जिक्र किया गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपके पास एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि कौन सा आर्टिकल डील करता है विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे आर्टिकल 52 कहता है देयर विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट भी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसे कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये किसे जो है वो खिताब दिया गया है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो वो हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो है नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। क्या होगा? नॉमिनल हेड होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। और जहां पर प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो रियल हेड होंगे कंट्री के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और प्रेसिडेंट जो होगा वो नॉमिनल हेड होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। किस बेसिस पे? वही तो हमने पढ़ना है इलेक्शन में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में वो क्या है? टॉपिक है हमारा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है वो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है। अब देखिए कौन कौन से आर्टिकल जो है वो डील करते हैं विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उन सभी आर्टिकल्स को हमने एक ही जगह कवर कर दिया है। आर्टिकल 54 है, 55 है और 71 है। ये तीन आर्टिकल याद रखेंगे, ये डील करते हैं विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट कैसे किया जाता है। पहली बात कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। किसके जरिए? इलेक्टोरल कॉलेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछे भी गए हैं, बहुत बार मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। बट ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? इलेक्टोरल कॉलेज जो है इसमें तीन टाइप्स के जो है पीपल होते हैं। पहली बात, जो इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं, हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, जिनमें हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं, हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये, बट इनमें हम जानते हैं कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये वोट में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा के, ठीक है, पार्लियामेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, जैसे कि जो है विजय माल्या थे, ठीक है, इन्हें जो है वोट में हिस्सा लेने नहीं देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। फिर हम सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट। जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, अभी कितनी प्रेजेंट में स्टेट है? 28 स्टेट्स है। और जो है हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है, सॉरी, हमारे पास जो है 8 ही जो है वो यूनियन टेरिटरीज होगी। क्यों? क्योंकि दमन एंड दीव, वो दो जो थी, दादरा एंड नगर हवेली, उनको मिला दिया गया था। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। ये भी जो है हिस्सा लेते हैं किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, सॉरी, तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ द यूनियन टेरिटरी। अब हर यूनियन टेरिटरी में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। हमारी दिल्ली में है, पौंडीचेरी में, और अब जो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली इन फ्यूचर होगी। ठीक है, जब इलेक्शन होंगे तो उसमें भी जो लोग होंगे वो भी हिस्सा लेंगे इस इलेक्शन में। तो याद रखेंगे
ये मेन पॉइंट्स हैं। अब जो है आप जानते हैं कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, हर किसी स्टेट में पॉपुलेशन डिफरेंट है। अब सिक्किम की बात कर लेते और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो काफी ज्यादा वेरिएशन है। तो इन ऑर्डर टू गिव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द स्टेट, देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो फार्मूला जो होगा, जैसे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसमें तरीके से जो है अभी हम आगे फार्मूला देखेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा तो इसकी जो पॉपुलेशन है सपोज कितनी होगी, मिलियंस में अगर पॉपुलेशन है तो उसका जो है 208 उसके वोट होंगे। एक सपोज 208 मिलियन उसकी पॉपुलेशन लेट अस सपोज, तो उसका वोट जो होगा वो 208 होंगे। सिमिलरली सिक्किम की कर लेते हैं सपोज, 7 लाख पॉपुलेशन है तो उनका वोट जो होगा वो 1 होगा। बट इसकी जो पॉपुलेशन हमने जो काउंट की है कब की पॉपुलेशन है, ये हम मानते हैं 1971 में, जो कंसेप्ट सेंसस जो 1971 में हुआ था, जिसमें फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तब का हम बेस ईयर मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2011 नहीं मानते हम, बेस ईयर जो पॉपुलेशन का हम 1971 जो है वो लेके चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो इलेक्शन होगा वो इलेक्टोरल कॉलेज पे बेस होगा इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा है। हमने दूसरा सिस्टम पढ़ा था, एफपीटीपी सिस्टम पढ़ा था हमने, और पीआर सिस्टम पढ़ा था। और तब मैंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे होगा, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो वो proportional representation by the means of the transferable vote, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या चीज है, अभी हमने डिस्कस किया। उसमें इलेक्टेड मेंबर है बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट, लेकिन नॉमिनेट नहीं होने चाहिए, या यूनियन टेरिटरी में जिसमें असेंबली है वहां के भी। अब बात आती है कि हमने इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन को जो है अडॉप्ट क्यों किया गया है। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड जो है वो अडॉप्ट इसलिए किया गया है क्योंकि जो साइज है इलेक्टोरेट का इंडिया में वो बहुत ही बड़ा है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है हमने पैसे की बर्बादी करना, वक्त की बर्बादी करना, ये सारी चीजें जो है वो आती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हमारा नॉमिनल हेड होगा। तो यहाँ पर प्रोसीजर बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 55 है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो हेल्ड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये तो हमें पता चल गया, जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। लेकिन ये किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ये है हमारे पास आर्टिकल 55। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 55 में जो है वो डिस्कस किया गया है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो होगा शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें, सेक्योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नेक्स्ट इज एनविसेजेस कोटा सिस्टम। तो कोटा जो होगा वो कितना होगा, 50% प्लस 1% जो है वोट, इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे आगे। देखिए, अब हमने पहले ही बात की कि जो हर जो स्टेट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, उनकी जो पॉपुलेशन जो है अनइक्वल पॉपुलेशन है। तो स्ट्रेंथ जो होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है, वहां से वहां की जो असेंबली है उसमें इतनी ज्यादा सीट्स है, और वहीं पर हम सिक्किम को कन्फर्म या किसी और स्टेट को देखेंगे जो छोटी स्टेट है, तो यहाँ पर अनइक्वल पॉपुलेशन होगी। तो इनका जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो भी प्रोपोर्शनल बेसिस पे रखा गया है। तो जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो वोट कास्ट होंगे बाय डिफरेंट एमएलएज इन डिफरेंट स्टेट आर डिसाइडेड बाय ए डेफिनेट फार्मूला, और इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। तो वैल्यू जो होगी ऑफ एन एमएलए वोट, एक एमएलए के वोट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन लेंगे उस स्टेट की डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। तो उसमें देखेंगे सपोज किसी स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख है, चलिए मैं 2 करोड़ लिख लेता हूँ, 2 करोड़ किसी की पॉपुलेशन है, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो 20 मेंबर है। तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाई जो होगा
20 होंगे इंटू 1000 होगा। तो इस तरीके से हम उसकी वोट की एक वैल्यू निकालेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कीजिए। देखिए, अब इसमें जो है यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। तो इन दिस मैनर द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट बाय ऑल एमएलएज आर काउंटेड। इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है हर किसी एमएलए ने जो दिया है उसे हम काउंट कर सकते हैं। Those votes will be divided by the total number of the elected MPs of both the house of the parliament and each MP। तो ये जो वोट होंगे ये भी डिवाइड किए जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से कितने आ रहे हैं, दोनों हाउसेस से। तो एमपीज जो है विल हैव द नंबर ऑफ वोट एज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब एमपीज के वोट हम कैसे डिसाइड करते हैं, टोटल वोट कास्टेड बाय ऑल द एमएलएज। पहले एमएलएज जो है, सॉरी, पहले एमएलएज जो है टोटल वोट जो कास्ट करेंगे ऑल एमएलएज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। तो उस स्टेट से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज है, तो इस तरीके से हम जो है ये प्रोसीजर होगा, टोटल वोट जो कास्ट किए सारे के सारे एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड एमपीज। तो आपने देखा अभी तक हमने दो फार्मूले जो है वो पढ़ लिए हैं। पहले फार्मूले हमें हमने देखा था पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो पहला फार्मूला था कि कंट्री की सारी पॉपुलेशन को इंक्लूड करने का तरीका था कि जो है टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट की, इलेक्टेड जो है वो मेंबर कितने हैं उसमें असेंबली में, और डिवाइडेड इनटू 1000 था। तो वहां पर हमने वेटेज किसको दी थी, हमने वहां पर वेटेज देने की कोशिश की थी पॉपुलेशन को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और सेकंड फार्मूला जो ये है, यहाँ पर हमने पार्ट पॉपुलेशन को ऊपर दी, नीचे वाले फार्मूले में हम पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो सेकंड फार्मूले में हमने देखा एमएलएज डिवाइडेड बाय एमपीज है। तो सेकंड फार्मूला इज यूज्ड टू ब्रिंग अ पार्टी बिटवीन द वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएज एंड दोज ऑफ ऑल द एमपीज। ठीक है, तो ये जो है वो आप याद रख लेंगे। चलते आगे, अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन तो नहीं, बट जो है ये इसका मतलब होता है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, वो किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं कि किसी और ऑफिस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात सिटीजन ऑफ द इंडिया होना चाहिए, कंप्लीटेड द 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट होगा नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी लोकल अथॉरिटी में जो है को उसमें जो है मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होगा शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पीपल और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। ये भी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। तो किसी भी हाउस का जो मेंबर जो हाउस ऑफ लेजिस्लेचर किसी भी स्टेट का जो है उसमें नहीं होना चाहिए। फिर हम टर्म की बात करेंगे कि कितने साल के लिए जो है वो प्रेसिडेंट रहता है, और उसमें अगर वो रेजिग्नेशन देता है या उसको उसकी इम्पीचमेंट की जाती है तो वो किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट बात जो होगी 5 इयर्स जो होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, जिस दिन वो ऑफिस में गया, ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, वहां से लेके उसकी जो टर्म होगी 5 साल के लिए होगी। क्या वो एलिजिबल होगा री इलेक्शन के लिए? बिल्कुल एलिजिबल होता है वो री इलेक्शन के लिए। हिज ऑफिस कैन बी टर्मिनेटेड इन ईदर ऑफ द टू वेज। दो तरीकों से उसका ऑफिस जो है वो टर्मिनेट होगा। या तो पहली बात कि वो रेजिग्नेशन देगा, अगर अपनी मर्जी से वो रिजाइन करना चाहता है तो वो रेजिग्नेशन दे सकता है। सेकंड है बाय द रिमूवल ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर वो आइन की जो है वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जो है उसे रिमूव किया जाएगा। बट यहाँ पर एक बात है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन करना चाहता है, रिजाइन अगर प्रेसिडेंट करना चाहता है तो वो किसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो देगा। चलते आगे, अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। अब देखिए प्रेसिडेंट के पास बहुत सी पावर्स है, जिनमें जिन पावर्स को अगर हम जो है ब्रीफली देखें
तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स आती है प्रेसिडेंट के पास, लेजिस्लेटिव पावर्स आती है, फाइनेंशियल पावर्स आती है, जुडिशियल पावर्स आती है, इमरजेंसी लगा सकता है और कुछ और मिसलेनियस पावर्स है। तो ये सारी पावर्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, ठीक है। ये देख लीजिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किस में, आर्टिकल 53 में डिस्कस है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होगा हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन क्या होगा, मतलब इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ द स्टेट है। तो यहाँ पर जब प्रेसिडेंट जो भी होगा कंट्री का, वो जिस टाइम जो है पावर में होगा, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ठीक है। अगर उसने कोई क्राइम भी कर लिया तो वो कोर्ट में उसके खिलाफ जो है, जब तक वो पावर में है तो वो जो है कोर्ट उस पर कोई केस वेस नहीं होगा, ठीक है। ही इंजॉय सर्टेन पर्सनल एंड लीगल इम्यूनिटीज। नेक्स्ट इज आर्म्ड विद एनोर्मस पावर। तो इतनी ज्यादा जो है वो पावर्स जो है उसे दी गई है। फिर हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स में ही आगे, तो कुछ और पावर्स जो है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट में आता है, एक्सरसाइज द पावर डायरेक्टली और थ्रू हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है, डायरेक्टली भी और उसके अब जो भी सबऑर्डिनेट अपने रखता है उनके थ्रू। तो सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस फोर्सेस का, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस है उनका सुप्रीम जो कमांड है वो प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए, प्रेसिडेंट जो है किसी को अगर कोई सजा देता है कोर्ट, तो जो है प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी जो है सजा को कम करवा देता है या कुछ ऐसी तरीके, तो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो ये आर्टिकल 72 जो है इससे डील करता है कि पावर टू ग्रांट द पार्डन्स, ठीक है। बाकी जो भी है पनिशमेंट जो है कम कराना, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। नेक्स्ट इज टू रेमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड फॉर ऑफ एनी ऑफिस ऑफेंस, ठीक है। ये चीजें हमने देख ली, ये इसकी पावर्स होगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी। फिर जो है नेक्स्ट होगा कि अपॉइंट होगा प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अपॉइंट होता है विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो है मेक अदर अपॉइंटमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे पहले, फिर जो है प्राइम मिनिस्टर की ही जो है वो एडवाइस पे दूसरी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल किससे बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो अभी जो है चीफ जस्टिस होंगे। तो मेंबर ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर, इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर, गवर्नर ऑफ द स्टेट या चीफ कमिश्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ये सारी अपॉइंटमेंट जो होगी इन्हीं के जरिए होगी, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये सारी बातें जो है अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस, इनके रिलेटेड होगी। तो एवरी अपॉइंटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और अंडर हिज अथॉरिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी जो है अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट ही करवाते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर होता है, उन्हीं की अथॉरिटी में होता है। नेक्स्ट हम और पावर्स देखेंगे। देखिए ये रिप्रेजेंट करता है नेशन को इन द आइज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज की आइज में अगर पूछेंगे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है या दूसरी कंट्रीज का, तो हम देखते हैं ये रिप्रेजेंट करता है हमारी पूरे नेशन को। सेकंड बात, अगर हम कोई एम्बेसडर हमने अपॉइंट करना है डिफरेंट कंट्रीज में, तो ये सेंड भी करते हैं एम्बेसडर डिफरेंट कंट्रीज में, रिसीव भी करते हैं दूसरी कंट्रीज के जो एम्बेसडर है। तो मतलब ये डिप्लोमेटिक एजेंट जो है, एंड जो भी डिप्लोमेटिक एजेंट है इनका सेंड और रिसीव जो भी होता है कंट्री से दूसरी कंट्रीज के लिए, वो भी जो है प्रेसिडेंट के ही पास पावर होती है कि वो जो है वो जो है वाशिंगटन यूएसए में हमारा एम्बेसडर कौन भेज रहे हैं, किसी और कंट्री में कौन सा है उनका एम्बेसडर जो है उनका रिसीव करना। ये नेक्स्ट जैसे कि वार होती है, तो वार एंड पीस जो होती है वो भी डिक्लेयर की जाती है इन्हीं के नाम पे। उसके अलावा जो है ये गवर्नर जो भी स्टेट के होते हैं उन्हें ये जो है डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी जो है इशू पे, और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी यही जो है वो रेस्पॉन्सिबल होंगे, और यही जो है वहाँ पर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो कुछ और जो है जैसे कि ये रिमूव भी कर सकते हैं, अगर ये अपॉइंट कर सकते हैं तो ये रिमूव भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना चाहे, जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिमूव करना चाहे, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है रिमूव करना चाहिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो ये सारा कुछ जो होगा वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही होगा, ठीक है। फिर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की जो है वो बात करेंगे, जैसे कि चलो ये हम अगली वीडियो में जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। पहले मैं देखूं आपका रिस्पॉन्स भी कैसा रहता है, ठीक है।
देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ताकि ना हो, तो हम इसको यहीं पर रोक देते हैं। तो देखिए रिस्पॉन्स जो है उतना अच्छा आ नहीं रहा है आपका बिल्कुल भी, आप ना जाने क्या चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में आप यही चाहते हैं जिस वीडियो पे बाहर से लिखा हो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। शायद आप उस तरीके का कंटेंट चाहते हैं। ठीक है, जो भी होगा फीडबैक जो है वो दीजिए कि क्या चाहते हैं आप। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मतलब जिस वीडियो पे अगर लिख दिया है बाहर से कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप उन्हीं चीज़ों को देखते हो। बट मैं वैसी वीडियो से बनाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं पूरा कंटेंट जो है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है कोई भी टॉपिक जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर अच्छा लगता है इस तरीके से जो है फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखिए देखिए रिस्पॉन्स आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है, शेयर तो आप करते ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छी लगती है वीडियो तो उसका जो है रिस्पॉन्स दीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि हम भी जो है वो मोटिवेट हो तो और कुछ वीडियोज़ आपके लिए लेके आए। बाकी जो है आप सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो है जॉइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।